पैरोक्सिसोम बेसिकली देखो, सोम में सोमा को तोड़ना है हमें, सोमा ब्रेक करते हैं हम इस वर्ड, तो ब्रेक करने पे हमें क्या मिल रहा है, पैरोक्सी एंड सोम। सोमा मीन्स हो जाता है बॉडी, ठीक है। ऑक्सीसोम अभी आएगा, पैरोक्सीसोम, ठीक है। तो लाइसोसोम आ चुका है, ठीक है। तो लाइसिस करने वाली बॉडी लाइसोसोम। इसी तरीके से है पैरोक्सीसोम, जहाँ पे पेरोक्साइड रिलेटेड रिएक्शंस चलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट। उसमें ऑक्सीडेशन हो सकता है, उसमें पेरोक्सीडेज एंजाइम का रिएक्शन हो सकता है, डिफरेंट टाइप के रिएक्शन होंगे, लेकिन रिलेटेड टू हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पेरोक्साइड से रिलेटेड रिएक्शन चलेंगे, सिंथेसिस, ब्रेकडाउन, सब कुछ। ऐसी बॉडी, क्योंकि ये फंक्शनल है बेटा, ठीक है। सिर्फ ये पेरोक्साइड को स्टोर करती तो हम यहाँ नहीं पढ़ा, यहाँ पे पेरोक्साइड का सिंथेसिस हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज अ पेरोक्सीसोम। ये एक फंक्शनल बॉडी है, क्लियर। कैसी है, सिंगल मेम्ब्रेन में हम देख रहे थे, सिंगल मेम्ब्रेन फंक्शनल बॉडी, ओके। पेरोक्सी से टर्म वगैरह छोड़ देते हैं, ये छोड़ देते हैं, ये है मेनली आपका। दे कंटेन इंपॉर्टेंट एंजाइम्स एज ऑक्सीडेज, ऑक्सीडेज एंजाइम जो पेरोक्साइड को प्रोड्यूस करने वाला एंजाइम, क्लियर। ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऐसे वर्ड सुने होंगे केमिस्ट्री में, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, उस तरीके का ऑक्सीडेशन रिएक्शन करने वाला एंजाइम ऑक्सीडेज, क्लियर। किसी रिएक्शन को ऑक्सीडाइज कर रहा हो, और देखो बेटा कभी भी कोई ऑक्सीडाइज होगा तो कोई रिड्यूस भी होता, ठीक है। They contain important enzyme as oxidase, peroxidase and catalase. Catalase में मैंने बताया तुम्हें, तुम लोग बोल रहे थे कि बायोलॉजिकल कैटलिस्ट तो सारे एंजाइम है, क्लियर। बट बायोलॉजिकल कैटलिस्ट में हम कैटेगरी में जाते हैं, क्लियर। जो बहुत फास्ट, जैसे कोई रिएक्शन होना है और वो बहुत फास्ट होता है, ठीक, बहुत फास्ट, उसका रेट ऑफ रिएक्शन वेरी फास्ट, मतलब एक मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो रहा है और प्रोडक्ट की सिंथेसिस 1 सेकंड में 1000 मॉलिक्यूल की सिंथेसिस वो कर देगा। तो ऐसे एंजाइम्स की एक कैटेगरी होती है, वो हाईली कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है, उनकी प्रॉपर्टी हाई हो जा रहा है, हाई है, क्या नॉर्मल एंजाइम से, उनकी कैटेगरी हो जाती है कैटालिस। तो जैसे देखो अभी हमने तुम्हें हाइड्रोलेज बताया लाइटिक एंजाइम के केस में, ठीक है, लाइसोसोम हाइड्रोलेज, उसी तरीके से ये क्या हो गया, कैटालिस। तो दिस इज अ क्लासिफिकेशन कैटेगरी ऑफ एंजाइम। तो आप सारे एंजाइम्स को कैटालिस में नहीं रख सकते हो, ऑल्दो ऑल एंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल कैटालिस, ओके बेटा। तो पेरोक्सिसोम इज बेसिकली a structure which have capability to synthesize peroxide, ठीक है। पेरोक्साइड का सिंथेसिस, पेरोक्साइड का स्टोरेज, इसको सेलुलर रेस्पिरेशन वाले पोर्शन में आप डिटेल में देखोगे, जब डिटेल स्ट्रक्चर प्लांट फिजियोलॉजी के पढ़ोगे तब वहां पे इनकी एक्टिविटी आपको समझ में आएगी, क्लियर है। तो देखो जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया से ओरिजिनेट हो रहे हैं, प्राइमरी पर जैसे प्राइमरी लाइसोसोम मैंने बताया, उसी तरीके से प्राइमरी पेरोक्सिसोम, फिर कुछ कंटेंट होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, गोल्जी से आने वाला कंटेंट, तो इसके साथ फ्यूज होगा, इसके अंदर वो कैपेबिलिटी आ जाएगी, सारे जो आपने अभी ऑक्सीडेज, कैटालेज, एंजाइम देखा ना, वो एंजाइम इसके अंदर आ जाएंगे इस पैकेट के अंदर, देन इट बिकम मैच्योर पेरोक्सिसोम एंड देन वो अपना फंक्शन करने लगेगा, ठीक है बच्चा। प्लीज रिपीट which portions form peroxisome. Peroxisome I am already repeating the peroxisome is a functional structure, single membrane structure, which synthesis primary peroxisome originate from mitochondria, and you can see here is contribution of endoplasmic reticulum, Golgi, and they contribute different enzymes, different types of structural changes in primary peroxisome, new peroxisome, and it converts into mature peroxisome. Clear? When it converts into mature peroxisome, it starts its work to synthesize peroxidase. ओके, एंड इस तरीके की ये बॉडी है जिसमें आपको यूज करना,
यहाँ पे एक फोटो रेस्पायरेशन की साइकिल होती है। उस रेस्पायरेशन में स्टेज में एक प्रोसेस होती है, ठीक है। तो प्लांट फिजियोलॉजी जब आप पढ़ोगे 11th में डिटेल में, तब वहाँ पे ये कवर होगा। अभी हम सिर्फ ऑर्गेनल को देख रहे हैं, आई थिंक इतना क्लियर होगा। क्लियर? जो मेन चीज है आपको ये याद रखना है, इसके नेम से पेरोक्साइड की सिंथेसिस करने वाला ऑर्गेनल है, सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है। क्लियर? ठीक है। विच ब्रेक डाउन टॉक्सिक पेरोक्साइड, सिंथेसिस करता है और ब्रेक डाउन भी कर रहा है टू वाटर एंड ऑक्सीजन, वाटर और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन करता है। क्लियर? और यू नो रेस्पायरेशन में ऑक्सीजन रिलीज होती है, ऑक्सीजन यूज होती है। क्लियर? तो फोटो रेस्पायरेशन जैसी एक फर्स्ट प्रोसेस चलती है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे जब प्लांट फिजियोलॉजी देखेंगे। अभी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा मतलब। यहाँ तक क्लियर है अभी? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ नेक्स्ट सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल इज ग्लायोक्सिजो। आगे सोमा मीन्स, फटाफट बताओ, बॉडी। ग्लायोक्सी, अब ये तुम्हें एक कंपोनेंट लग रहा है, ठीक है, एक कोई केमिकल लग रहा है, जैसे वहां पर ऑक्सी था, यहाँ ग्लायोक्सी है। क्लियर? तो ग्लायोक्सिलेट साइकिल एक होता है बेटा, ग्लायोक्सिलेट साइकिल एक होता है, सेल के अंदर एक ग्लायोक्सिलेट साइकिल होता है, उसके फंक्शनिंग में ये वर्क करता है, ठीक है। दे आर फाउंड इन प्लांट सेल्स, पर्टिकुलरली इन जर्मिनेटिंग फैटी सीड्स। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लांट सेल का पार्ट है जर्मिनेटिंग फैटी सीड, जर्मिनेटिंग फैटी सीड। रिलेट करना है इस वर्ड को, आपके घर में आपने चना देखा होगा, ग्राम जो स्प्राउट बनाते हैं, मूंग की दाल देखी होगी स्प्राउट बनाते हैं, देखा है सबने? पीनट्स देखे हैं सबने? पीनट्स, मूंग, ग्राम। यहाँ मैं 3 सीड के नाम लिख रही हूँ, ग्रेन है। क्लियर? सबने देखा है ना बेटा? तो जो ग्राम है, जो चने की चने का आप देखते हो सब्जी भी बनती है, स्प्राउट भी बनता है, और मूंग देख रहे हो, दे आर प्रोटीन रिच, इनमें प्रोटीन है। और जिनसे आप ऑयल प्रोड्यूस करते हो ना, जैसे पीनट हो गया, ये क्या हो गया, ये फैटी सीड्स में आ जाए। सिंपल सी इंफॉर्मेशन है, फैटी सीड्स में आ जाएंगे। ठीक है? तो पर्टिकुलरली इन जर्मिनेटिंग फैटी सीड्स, जो रखा हुआ है आपके बॉक्स में ना, आपके घर में डब्बे में आप देख रहे हो कि पीनट रखी हुई है, दैट इज लिविंग और नॉन लिविंग स्ट्रक्चर बेटा? बताओ तो जरा तुम लोग, वो लिविंग है या नॉन लिविंग? एंड ऑल्सो जस्टिफाई योर आंसर, लिविंग तो वाई, नॉन लिविंग तो वाई? नॉन लिविंग, लिविंग बिकॉज इट डेवलप्स, नॉन लिविंग क्योंकि हम उसे लिविंग प्लांट से अलग कर देते हैं ना। ओके, नॉन लिविंग बिकॉज इट डज नॉट गो अंडर एनी प्रोसेस। ओके, फास्ट रिप्लाई, अभी तक 4 रिप्लाई आया है मेरे पास, सभी रिप्लाई करो, जो भी दिमाग में आ रहा है, जो भी तुम्हारे माइंड में आ रहा है रिप्लाई करो। आराध्या, आर्या, आर्यन, देवाशीष, एकता, ईरा, गौरव, हर्ष, हर्षिता, जेहाना, किरण, मैत्रेय, मुनीर, नील, नेहल, पार्थवी, रमेश। रमेश बेटा आप भी रिप्लाई करो, प्रकृति, रोहन, सभी रिप्लाई करो फास्ट। अरे 2 ही ऑप्शन दे रही हूँ मैं, या तो लिविंग है या तो नॉन लिविंग है। चलो रीजन अभी छोड़ो, बस चलो बताओ लिविंग और नॉन लिविंग।
ओके ओके बेटा। देवाशीष वेरी लिविंग, लिविंग। चलो काफी सारे आंसर आ चुके हैं। नॉन लिविंग जो कह रहे हैं उनको ये थॉट आ रही है कि ये लिविंग प्लांट से अलग है। क्लियर, इसलिए वो नॉन लिविंग होगा। ठीक। अब एक चीज बताओ बेटा, प्लांट बनता किससे है? प्लांट प्लांट ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं? प्लांट को अगर आपको ओरिजिनेट करना होता है तो आपको सीड लगाना पड़ता है। अगर सीड नॉन लिविंग हो जाएगा तो प्लांट कैसे आएगा मेरे प्यारे बच्चों? नॉन लिविंग नहीं है, दैट इज द लिविंग पोर्शन। क्लियर, लिविंग पोर्शन। और ऐसा नहीं है कि ये प्लांट से अलग है। सीड डिस्पर्सल इज अ मैकेनिज्म। क्लियर, सीड सीड वो बन गया है तो अब वो फेवरेबल कंडीशन के लिए अपने आप की अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, हाँ इट इज कंपोज्ड ऑफ सेल। जिन्होंने भी लिखा सब अच्छा लिखा है, अच्छा सही करेक्ट आंसर है। स्प्राउटिंग बन रहा है, स्प्राउट बन रहा है, दैट इज ऑल्सो साइन कि वो लिविंग है। स्प्राउट कैसे बन जाएगा? ठीक है, वो जो आपको एक व्हाइटिश ग्रीन सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, अंकुर जिसको बोलते हैं हिंदी में, स्प्राउट बोलते हैं इंग्लिश में, वो निकला उससे, वो कैसे निकलेगा बेटा? वहां नथिंग लाइक आपने वाटर डाला और कोई जादू हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब वो लिविंग स्ट्रक्चर थी, उसके अंदर मेटाबॉलिज्म चल रहा था। उस वाटर से कुछ चीजें हैं जो इंडक्शन इंड्यूस्ड हुई है उसमें, एंड वो एक्टिवेट हो गई तो वो प्रोसेस करने लगी एंड स्प्राउटिंग हो गई। अगर आप उसी को प्लांटिंग कर दोगे, उस सीडलिंग को स्टार्ट कर दोगे, उसको सॉइल में कर दोगे तो वो छोटा सा प्लांट वहां पे ग्रो करने। ठीक है, तो पहली बात तो यही कि वो लिविंग है। अब यही कह रहा है कि जो जर्मिनेटिंग फैटी सीड्स हैं, आपने उसको बॉक्स में रखा हुआ था, वो लेस एक्टिव हो चुके थे, वो सप्रेस कर रखा था उन्होंने अपनी एक्टिविटी को। लेकिन अगर आपने उनको स्प्राउट, आपने उसको वाटर वाली कंडीशन दी, वो जर्मिनेटिंग फैटी सीड बन गया। अब वो ग्रो करेगा। आप देखना पीनट्स भी भिगोए जाते हैं, पीनट्स का भी स्प्राउट बनता है। कम लोग खाते हैं, कम लोग जानते हैं, बट बनता है। ठीक है, तो उसमें भी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी, मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा, जो सब स्लो चला था वो फास्ट हो जाएगा, एंड देन वो ग्रो करने लगेगा, ग्रो करेगा। अब आप उसको कंडीशन प्रोवाइड कर दोगे आगे की तो वो जर्मिनेट कर जाएगा और प्लांट प्रोड्यूस करेगा। तो इन जर्मिनेटिंग फैटी सीड्स एग्जांपल रेसिनस का दिया है, दैट इज कैस्टर। कैस्टर आपने सुना होगा, कैस्टर ऑयल, कैस्टर। क्लियर, एंड ग्राउंडनट where fat is being converted, अब ये पॉइंट एकदम ध्यान रखना बेटा, फैट इज being converted into carbohydrate। बायो में बड़े मैजिक है बेटा, फैट कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो सकता है डिमांड पे, ऑन डिमांड। बायो में सेल को पता होता है कि टिश्यू की क्या डिमांड है और उसके अकॉर्डिंग वो अपने कंपोनेंट को मैनिपुलेट करके चेंज कर देते, ठीक है, प्रोसेस होने लगता है वहां। तो फैट कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट। एक सिंपल सा हम तुमको रिलेट करने के लिए बताएं। अगर कोई बंदा भूख हड़ताल पे बैठ गया, भूख हड़ताल समझते हो ना, खाना पीना छोड़, पीना नहीं खाना छोड़ के बैठ गया, ठीक है, फास्टिंग, जिसको नॉर्मली अगर हम कहें कि फास्टिंग चल रही है, 9 दिन का नवरात्रि चलो, फास्टिंग वाली बात नहीं करते, फास्टिंग में तो लोग आजकल बहुत खाने लगे हैं, तो फास्टिंग की बात नहीं कर रहे हैं। सिंपली एक भूख हड़ताल पे धरना प्रदर्शन पे बैठ गया, तो उसके अंदर जो उसने फूड लिया था वो तो एक दिन में पूरा मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। क्लियर, एंड उससे जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट मिला होगा वो उसने यूज कर लिया होगा। नाउ व्हाट, वो कैसे चल रही है उसकी मैकेनिज्म? तो उसके जो स्टोर फैट है, स्टोर फैट कन्वर्ट हो रहे होंगे, ये यूज होंगे मेटाबॉलिज्म में। अब ये कैसे यूज होंगे, कैसे यूज होंगे सोचो। क्रेब्स साइकिल चलाने के लिए या माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए तो ग्लूकोज ही चाहिए, तो फैट को कन्वर्ट होना पड़ेगा कार्बोहाइड्रेट में। सिंपल सा बच्चा, एकदम घबराना मत, बहुत सिंपल सी चीज बता रही हूँ, मतलब टफ चीज बता रही हूँ लेकिन सिंपल वे में। तो जो उसके अंदर वो बॉडी में, अगर जस्ट सपोज कि अच्छा खासा हेल्दी इंसान था, बॉडी बिल्डर टाइप का बैठा हुआ है, तो 15 दिन भी बैठ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ना उससे, पानी पीता रहे, पानी पीता रहे, उसकी बॉडी में इतना फैट स्टोरेज है कि वो धीरे धीरे कन्वर्ट होता हुआ मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करेगा। लेकिन अगर उसी बंदे को आप 1 महीने तक बैठे हुए देख लो तो उसकी हेल्थ 15 दिन में भी डाउन दिखेगी और 1 महीने में आपको बहुत अच्छे से दिखेगा, उसके हाथ वगैरह पतले हो गए, उसका बैली थोड़ा सा लूज हो गया, इस तरीके से स्ट्रक्चर उसके चेंज दिखेंगे। क्यों? क्योंकि इंटरनल उसका स्टोर फैट कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट।
सेम वे में प्लांट्स में क्या हो रहा है कि वो जो फैटी सीड था वो जब प्लांट से अलग हुआ तो उसका फूड जो था वो फैट के फॉर्म में कन्वर्ट होके उसमें स्टोर कर लिया। अब जब उसको जर्मिनेटिंग कंडीशन आएगी, आपने अगर एक बार पानी में डाला है ना, देखो एक चीज और मैं यहाँ पे रिलेट करना, अगर आपने स्प्राउट बना दिया है और अब आप ये चाहो कि वो सूख के फिर से पीनट जैसा या ग्राम जैसा बन जाए, हार्ड स्ट्रक्चर बन जाए, ये नहीं होगा। वो रॉटन हो जाएगा, वो सड़ने लगेगा, उससे आपको चौथे पांचवें दिन स्मेल आने लगेगी। ठीक है, फिर आप उसको फेंक देते हो ना कि स्प्राउट, उसकी हेल्थ, उसके न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं बढ़ जाएगी कि आप उसको 5 दिन रख के अच्छे से खाओ। तो सेम वे में, क्योंकि वो रिवर्स नहीं हो सकता, जब तक उसने डोरमेंसी में था वो, आप बॉक्स में उसको, घर में जार में आपने उसको 1 साल भी रख दिया तो हार्डली उसको फर्क पड़ना है। ठीक है, कीड़े वीड़े ना लगे तो वो ठीक ठाक सस्टेन कर जाए। लेकिन अगर आपने उसको एक बार वाटर में पोर कर दिया है और उसकी एक्टिविटी को छेड़ दिया है तो अब वो रिवर्स नहीं जाए। ठीक है बच्चा, तो इस तरीके से थोड़ी प्रोसेस चलती है। तो यहाँ पे देखते हैं, फैट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट। तो ये ऐसा स्टेटमेंट नहीं है जिसको डाइजेस्ट नहीं कर पाओ, तुम लोग समझ रहे हो ना। फैट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट, ये स्टेटमेंट समझ में आ गया। ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस सुनी है ना, ग्लाइकोलिसिस, बताओ बच्चा। यस, वेरी गुड। तो ग्लाइकोलिसिस में क्या करते हैं, हम ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर देते हैं पायरुविक एसिड में। उसी तरीके से यहाँ पहले हमें क्या करना है, फैट, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, आपका फेवरेट फूड, सबका अपना अपना फेवरेट फूड होगा। क्लियर, सबको कुछ कुछ पसंद होगा, किसी को जंक फूड पसंद होगा, किसी को घर का एकदम बढ़िया गरम दाल चावल बहुत अच्छा लगता होगा, सबके अपने अपने फूड है। उसी तरीके से सेल का फेवरेट फूड क्या है, कार्बोहाइड्रेट। वो सबसे ज्यादा पसंद तो कार्बोहाइड्रेट को करता है, अगर ये नहीं है तो फिर वो कहीं से इसी को तोड़ तोड़ के बना के लाए। तो अब कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो वो फैट, फैट रिच सीड था, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट कम था, फैट ज्यादा था, तो उसने फैट को कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया कार्बोहाइड्रेट। वही प्रोसेस है ग्लाइकोसिलेट साइकिल। दैट प्रोसेस, दैट मेटाबॉलिक पाथवे इज नोन एज ग्लाइकोसिलेट साइकिल। ठीक है, समझ में आया। अब ये साइकिल तो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, उस पर नहीं जाएंगे अभी, बस एक चीज समझ लो कि फैट से कन्वर्जन कार्बोहाइड्रेट में हुआ, साइकिल इज ग्लाइकोसिलेट साइकिल। ग्लाइकोसोम्स, ग्लाइकोसोम्स कंटेन इंपॉर्टेंट एंजाइम्स। देखो जहां पे भी एंजाइम फंक्शन चल रहा है पाथवे, मैंने बोला एक भी सिंगल रिएक्शन ऐसा नहीं है, ए को अगर A1 में भी टूटना है ना, A1 में भी बदलना है, ए अपने ही फॉर्म को भी चेंज करेगा तो भी वहां पे आइसोमेरेज एंजाइम आएगा। सिंपल, अगर ए ने अपने रूप को चेंज किया, जैसे आप एक दिन दूसरे क्लॉथ को वेयर किए हुए, एक दिन आपके दूसरी क्लॉथ आपने पहन रखी है, दूसरा ड्रेस पहना हुआ है, तो आप ही हो, लेकिन आपने वो जो क्लॉथ चेंज करके अपना स्ट्रक्चर चेंज किया है ना एक, उसके लिए भी वहां पे एंजाइम प्रेजेंट है सेल के अंदर। तो नो रिएक्शन परफॉर्म विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, दैट्स व्हाई इंपॉर्टेंट एंजाइम अब इस साइकिल के कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं, आइसोसिट्रेट लायस, माल्टेज एंड सिंथेटेज। क्लियर, अब ये आपको एंजाइम थोड़े से यहाँ पे बस सुन लो, लिख लेना और कुछ नहीं। सिंथेटेज हम तुम्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सिंथेसिस में इन्वॉल्व होने वाले एंजाइम जो होते हैं उनको सिंथेटेज एक कैटेगरी कहते हैं। ठीक है, आइसोसिट्रिक एसिड पे वर्क करने वाले एंजाइम आइसोसिट्रेट। तो इस तरीके से मल्टीपल स्टेप पाथवे है ग्लाइकोसिलेट साइकिल, जिसके कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं। अब ये एंजाइम जहां पे प्रेजेंट होगा वहां पे ये पाथवे चलेगा। तो ग्लाइकोसोम क्या हो गया, वो बॉडी जहां पे ग्लाइकोसिलेट साइकिल के एंजाइम्स प्रेजेंट है और वहां पे आपका ग्लाइकोसिलेट साइकिल परफॉर्म होगा। एंड दिस साइकिल, दैट साइकिल इज रिलेटेड टू कन्वर्टिंग ऑफ फैटी फैट्स इनटू कार्बोहाइड्रेट। इज इट क्लियर, एकदम समरी में बताया मैंने, और अपने आप में ये बहुत बड़ा पाथवे है, बायोकेमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोसोम इज सिमिलर टू पेरोक्सिसोम, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर से देखने में आप कैसे समझ सकते हो कि इसके अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, वो उसी तरीके से सिंगल मेम्ब्रेन ये भी है, सिंगल मेम्ब्रेन वो भी है, कोई ऐसा स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन आपको नहीं दिख रहा है। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको ऐसे ऐसे दिख रहा था, गोल्जी आपको इस तरीके से स्टैक बनाता हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा था, ये पूरा फैला हुआ होगा। अगर गोल्जी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको कंफ्यूजन भी हो रहा है तो दिस इज नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर।
ये न्यूक्लियस के आसपास ही एक बॉडी दिखेगी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वेसाइकल के फ्यूज होने से बन रही है। ठीक है बच्चा। तो इस तरीके से अब आप देख रहे हो कि डिफरेंट डिफरेंट आपने सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल देखे, जहां पे आप आउटर बॉडी को देख के यू कांट डिस्टिंग्विश बिटवीन द पैरोक्सिसोम, ग्लाइकोसोम एंड आल्सो लाइसोसोम। ये जो सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जिनके अंदर कुछ चल रहा है, उनको यू कांट आइडेंटिफाई। की प्रोसेस से ही समझ सकते हो, उनके लोकेशन से समझ सकते हो, उनको थोड़ी देर आपको लिविंग सेल की मैकेनिज्म को कहते हैं ना कि ऑब्जर्व करना पड़ता है उस तरीके से। फिर एक नॉलेज बूस्टर में आप लोग को पॉइंट दिया है माइक्रो बॉडीज। माइक्रो बॉडीज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर लाइसोसोम, पैरोक्सिसोम एंड ग्लाइकोसोम ये स्ट्रक्चर आता है। माइक्रो बॉडीज, सोमा मीन्स बॉडी बताया था बेटा, देखो सारी बॉडी एक जगह हो गई। छोटी बॉडी, स्मॉल बॉडी, माइक्रो मीन्स स्मॉल। जो स्मॉल बॉडी आपको दिख रही है सेल के अंदर, उनको कलेक्टिवली फंक्शनल बॉडीज दिख रही है, उनको कलेक्टिवली कहा गया माइक्रो बॉडीज। इज इट क्लियर? यहाँ पे खत्म होता है आपका सिंगल मेम्ब्रेन। एक बार पूरा हम लोग यहाँ पे कोई इमेज मैंने जो कंप्लीट सेल की डाली है उसको देखते हैं। कि अभी कुछ ऐसा काला नहीं हुआ। चलो अभी देखते हैं। ठीक है, तो अभी आपको क्लियर है। न्यूक्लियस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी अपरेटस हो गया, एंड बॉडी में आप फिर लाइसोसोम में लाइसोसोम देखा, पेरोक्सिसोम देखा, ग्लाइकोसोम। इतने स्ट्रक्चर आपने देख लिए। ठीक है बेटा, एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस? कुछ पूछना है किसी को? अब एक चीज थोड़ा नोट डाउन कर लेना, जो मैंने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बताया था और आपको इमेज भी दी हुई है, क्लियर? ये वाली इमेज आपके पीडीएफ में है। यहाँ पे आप फिर से मैं रिकॉल करा देती हूँ आपको। इधर होगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, समझना ध्यान से, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उससे जुड़ा हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, फिर आगे की कहानी आपको याद होगी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसाइकल। क्लियर? वेसाइकल्स रिलीजेस एंड कैट टुगेदर दे कंबाइन एंड फॉर्म गोल्जी apparatus। क्लियर? तो वो कहानी आपको याद है, गोल्जी apparatus से लाइसोसोम बनता है। तो एक सिंपल सी चीज लिख लो, GERL। ये नोट डाउन करना पड़ेगा बेटा, सबको पेन चलनी चाहिए रजिस्टर पे। GERL, गर्ल। ओके, they form they form endomembrane system. They form endomembrane system. अब देखो अच्छे बच्चों की तरह एकदम, G is Golgi apparatus लिख लेना, ER is endoplasmic reticulum, endoplasmic reticulum, and L for क्या बचा आपका? लाइसोसोम। तो जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनता है, जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ, दैट इज ड्यू टू दीज थ्री एसोसिएशन। ना उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आएगी, ना उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ना उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आएगी, ना उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन आएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म्स द बाउंड्री। इनके बीच में जो मेम्ब्रेन का एसोसिएशन है, एक दूसरे से जो मूव करके जा रही हैं, मेम्ब्रेन के टुकड़े यहाँ से निकले, इसको जुड़े, इससे जुड़े, इससे जुड़े, यहाँ से निकल रहे हैं, आगे पहुंच रहे हैं। मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ईआर बना, ईआर की मेम्ब्रेन से गोल्जी बना, गोल्जी की मेम्ब्रेन ही लाइसोसोम में है, एंड लाइसोसोम अगर ये आप देख रहे हो एक्सोसाइटोसिस कर रहा है, तो लास्ट में लाइसोसोम आके, ये तो इन अंदर का है, ये एक्सोसाइटोसिस। क्लियर? लास्ट में आप देख रहे हो वो जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिल जाए। ठीक है, तो मैंने अभी क्या बताया बेटा, समझ में आया सबको? फिर से सुनो।
आप नीचे ही लिखना, आप ऐसे लिखना थोड़ा यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो थर्ड पोजीशन पे यहाँ पे लाइसोसोम लिख। क्लियर? तो गोल्जी apparatus, endoplasmic reticulum and lysosome, they perform a coordinated function which and develop a membrane system which is known as endomembrane system. बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप डॉक्टर बन के मेडिकल प्रैक्टिस करते हो, ड्रग्स की मेटाबॉलिज्म देखते हो, ड्रग्स का मोड ऑफ एक्शन देखते हो कि वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, वो इस मेम्ब्रेन सिस्टम पे कहीं वर्क कर सकता है। ओके, कोई ऐसा प्रोटीन जो आपके अंदर डिसऑर्डर कॉज कर रहा है, उस पेशेंट के अंदर वो एक्टिवेट हो चुका है, तो उसको आपको इसी प्रोसेस में रोकना है। कहीं वो एमआरएनए बाहर आया, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम से बाइंड होकर प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा, प्राइमरी प्रोटीन गोल्जी apparatus की तरफ जाएगा, गोल्जी apparatus के पैक करके बाहर भेजने से पहले आपके ड्रग जो आपने ली है, जो आपने डिजाइन की है या जिस पे आप स्टडी कर रहे हो, वो यहाँ कहीं वर्क करनी चाहिए। मतलब ड्रग्स के मल्टीपल टारगेट होते हैं, आई एम जस्ट रिलेटिंग यू कि आप उसको रिलेट करो। तो अगर यहाँ पे उसने वर्क किया, गोल्जी apparatus में मैच्योर नहीं होने दिया उस प्रोटीन को, तो आपकी ड्रग वर्क कर जाएगी और वो प्रोटीन का फंक्शन हो ही नहीं पाएगा। इज इट क्लियर? तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कोई भूलेगा नहीं। आगे कहीं पे भी पढ़ो, कुछ भी करो, बाद मैथ्स पढ़ो या बायो पढ़ो, बहुत प्यारा सा सिस्टम है ये। एक सेल के अंदर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, मेम्ब्रेन आपस में जुड़ रही है, टूट रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, कुछ स्ट्रक्चर बना रही हैं, कुछ प्रोसेस कर रही हैं, फिर वहां से चल दे रही हैं। इस तरीके का आप बस इसको एक मजाक या एक कहते हैं ना कि कार्टून इमेज माइंड में सेट करो। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन पार्टिसिपेट किया? सीक्वेंस से देखोगे तो इट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एंड लाइसोसोम। बट जो गर्ल आता है इसके लिए यूनिट, ये कोई ट्रिक नहीं है, गर्ल से हम डिनोट ही करते हैं साइंटिफिकली, इट इज गर्ल। एंड गर्ल में गोल्जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड लाइसोसोम। क्लियर है बच्चा? तो सिंगल मेम्ब्रेन से किसी को कोई डाउट होगा तो फिर या तो अभी पूछ लो या तो बाद में पूछ लेना। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स। खुद ही बता दो डबल मेम्ब्रेन में कौन कौन से सेल ऑर्गेनल आएंगे। पहला क्वेश्चन, सभी रिप्लाई करो फास्ट। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में कौन कौन से सेल ऑर्गेनल आ जाएंगे? प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड, यस बेटा करेक्ट, वेरी गुड बेटा। ठीक है, अगर आप ऑर्गेनल की तरह देखो तो आपको न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड मेंशन कर सकते हो। न्यूक्लियस कभी कभी किसी किसी बुक में स्ट्रक्चर में ले लेते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड बिकॉज दे हैव, यस बेटा वेरी गुड, दे हैव देयर ओन डीएनए। क्लियर? अच्छा देखो एक चीज, आगे जब पढ़ोगे डिटेल तो कंफ्यूजन होता है। ओन डीएनए है तो क्या हमारा मेजर डीएनए इनके साथ कोई कोलैबोरेट नहीं करता है? करता है बेटा, बॉस तो बॉस है। ठीक है, बॉस तो बॉस रहेगा। न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है वो तो बॉस है। ठीक, ये बॉस का बेटा समझ लो। उसको बेटे को एक छोटा सा चैम्बर दे दिया कि हाँ तुम माइटोकॉन्ड्रिया की, तुम्हें इस बॉस की बड़ी कई सारी कंपनियां हैं, उसने माइटोकॉन्ड्रिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने एक बेटे को दे दी, या प्लास्टिड की रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे बेटे को दे दी। तो दो डीएनए सेल के अंदर अलग अलग जगह पे पड़ा हुआ है। ठीक है बेटा, अब देखते हैं इनको वन बाय वन। पहला यहाँ पे प्लास्टिड से स्टार्ट किया है, प्लास्टिड को देख। डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स, सिंपल सी डबल सिक्योरिटी, ध्यान रखो डबल सिक्योरिटी ये उसको चाहिए होती है जिसके पास डीएनए है। डीएनए सबसे कीमती चीज है, मोस्ट प्रीसियस। डीएनए नहीं तो कुछ नहीं वाला हाल हो जाता है, तो मोस्ट प्रीसियस है, दैट्स वाई। एक सिक्योरिटी आप माइंड में सेट करने के लिए ये सोचो कि जो जिसको खतरा है या जो बहुत वैल्यूएबल है उसको ही सिक्योरिटी मिलती है। क्लियर? उसी तरीके प्लांट्स एंड सम प्रोटिस्ट। प्रोटिस्टा क्या था? एक दिन मैंने तुम्हें शॉर्ट में बताया है कि डस्टबिन, कुछ भी यूनिसेलुलर है लाके पटक दो, यूनिसेलुलर यूकैरियोट है उसको लाके रख दो प्रोटिस्टा में। ऑल द यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड इन प्रोटिस्टा। तो प्लांट से रिलेटेड जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट होंगे उनमें बेटा
प्लास्टिड होगा। ठीक है, प्लास्टिड्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट सेल, एनिमल सेल में नहीं होगा ये। तो प्लास्टिड एंड plants and some protista have several types of double membrane bound organelle called plastid, which harvest solar energy, manufacture nutrient molecules and store material। ये डिफरेंट डिफरेंट वर्क है, क्लियर? टाइप्स डिफरेंट डिफरेंट है। ये वाला जो आपको दे दिया इसने, ये किसका है? क्लोरोप्लास्ट का। ऐसा नहीं है कि सारे प्लास्टिक हार्वेस्टिंग ऑफ सोलर एनर्जी करें, ओनली क्लोरोप्लास्ट हार्वेस्ट द सोलर एनर्जी एंड यू नो, वो किचन है, वहां पे फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज हो, जिसको आप फोटोसिंथेसिस करते हो। मैन्युफैक्चर न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स, वही हो गया फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, एंड स्टोर मटेरियल। अगर स्टोर मटेरियल में आप देखो तो एक आपको सीक्वेंस नोट डाउन कर लोगे कहीं तो अच्छा रहेगा। ग्लूकोज फॉर्म होता है, सुक्रोज यूज होता है, प्लांट में बात कर रहे हैं, सुक्रोज यूज होता है, एंड स्टार्च स्टोर होता है। ग्लूकोज फॉर्म, सुक्रोज ट्रेवल, यूज तो फिर ग्लूकोज ही होगा बेटा, ट्रेवल, तो प्लांट खुद जो यूज करता है वो सुक्रोज के फॉर्म में ट्रेवल करके फिर उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करके यूज कर लेगा। एंड स्टार्च स्टोर है, ये किसके लिए स्टोर है? कोई बता सकता है ये प्लांट ने स्टोर किसके लिए किया है? वाई वाई देयर इज स्टोरेज ऑफ स्टार्च? सोच के बताओ थोड़ा। स्टार्च का स्टोर क्यों किया? प्लांट तो भूख हड़ताल पे नहीं जाएगा बेटा। हम्म, बताओ, प्लांट भूख हड़ताल पे जाएगा क्या कब? फॉर अपकमिंग फ्लावर टू यूज इट लेटर टू ग्रो, यस, यू कैन से ऑल दिस कंडीशन। बट एक और मेजर है जो आपको सोचना चाहिए, टू यूज व्हेन देयर इज नो सनलाइट, इसके लिए सुक्रोज काफी हो जाता है बेटा। देयर इज अ लैक ऑफ वाटर, इट विल ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम स्टार्च टू गेट एनर्जी। ओके बेटा, ठीक है, तुम लोगों का भी सही है। अब देखो, मैं जो तुम्हें व्यू बताती हूँ उससे आज तुम्हें समझ में आएगा कि धरती पर चल क्या है। एकदम अटेंटिव होके सुनना। जब ग्लूकोज बना फोटोसिंथेसिस से, तो वो डाइसेक्राइड के फॉर्म में, मोनो होता है ग्लूकोज, एक मॉलिक्यूल है मोनो, दो मॉलिक्यूल हो गया सुक्रोज, एंड पॉलीमर हो गया तो स्टार्च। डाइसेक्राइड के फॉर्म में वो, जैसे सपोज कि एक प्लांट के टिप पे लीफ है, ये तुम्हारा नारियल का पेड़ है, इसके टिप पे फोटोसिंथेसिस हो रही है, ये यहाँ लीफ है। अब इसने फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज बनाया है, वो ट्रेवल तो करेगा जहां जहां उसकी नीड है, तो ट्रेवल करने के लिए वो कन्वर्ट हुआ स्टार्च में, क्लियर, एंड ट्रेवल हो गया। अब ये इसके अंदर जो फ्लावर फ्रूट सब लगा, और सपोज ये नारियल का, नारियल पानी जो आप पीते हो वो स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है, इस फॉर्म में स्टार्च स्टोर हो गया। जो तुम लोग कह रहे हो वो भी सही है कि अगर कभी प्लांट को नीड होगी तो वो स्टार्च को ले लेगा, या सीड के अंदर उसने स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर दिया और वो उसको ब्रेक डाउन करेगा ड्यूरिंग द जर्मिनेशन। दैट ऑल आर करेक्ट, बट मोस्टली वो सुक्रोज लेवल पे हो जाता है, एंड सीड में स्टोर करने वाले टाइम में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर है। बेसिकली जो आप फल खा रहे हो, सब्जी खा रहे हो, पालक खा लो, भिंडी खा लो, वॉट जो आप चारों तरफ देख रहे हो, ये प्लांट बेचारा सिर्फ हम लोगों के लिए, इस धरती पे सबका जीवन चलता रहे, सबको फूड मिलता रहे, इसलिए ये अपने सिंथेसिस का मैक्सिमम पोर्शन स्टोर कर देता है स्टार्च के फॉर्म, क्लियर? और जो ये ट्रैवल हुआ फूड साइकिल में, either you talk about the herbivore or you talk about the carnivore, they all are dependent on that storage starch। समझ में आया? तो मैक्सिमम मैक्सिमम अगर आप एक फंक्शन बताएंगे इसका, तो दैट इज फॉर द फूड चेन, फॉर द स्टेबलाइजेशन ऑफ फूड चेन, एनर्जी का फ्लो एक चेन से दूसरे चेन में। तुमने सुना होगा प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, क्लियर, टर्सरी कंज्यूमर, हर्बीवोर, कॉर्निवोर, टॉप कॉर्निवोर, इस तरीके की चीजें पढ़ी होंगी।
बट रिलेट नहीं किया होगा कभी। छोटी छोटी चीजें होती है जो रिलेट कर देते हैं आप, तो आपको मैकेनिज्म समझ में आता है कि हाँ क्या चल रहा है एक्चुअली धरती पे। ठीक है, तो हमारे अर्थ पे चाहे वो कॉर्निवोर हो या हर्बीवोर हो, वो डिपेंडेंट किस पे है बेटा? जो प्लांट आपका स्टार्च स्टोर कर रहा है, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस चल रही है उस पर डिपेंडेंट। व्हाट आई मीन टू से कि एवरीवन इज डिपेंडेंट ऑन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अब किसी को लगे कि लॉयन कैसे डिपेंडेंट है, तो कोई सोच के बताना जरा कि लॉयंस कैसे डिपेंडेंट हुए प्लांट पे। वो तो खाएंगे ही नहीं, वो तो हर्बीवोर में आते नहीं है, बट हैं डिपेंडेंट। ये तुम लोग थोड़ा सोच के बताना, अभी हम लेक्चर में आगे चलते। विच हार्वेस्ट सोलर एनर्जी, मैन्युफैक्चर न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स एंड स्टोर मटेरियल्स। ये आपको फंक्शन दिखा प्लास्टिड का। क्लियर? टर्म गिवन बाय हैकल, अर्नस्ट हैकल, ई हैकल, सब चलेगा। श्रद्धांजलि देना है यहाँ पे, श्रद्धांजलि वाली जगह है बस। Plastid generally contains pigment and may synthesize and accumulate various substances. Plastid is actually, अगर आप one word में बोलो तो they are pigment. They are different type of pigment. Pigment को स्टोर करने वाला ऑर्गेनेल है, और उस ऑर्गेनेल को फंक्शन करना है डिफरेंट। एंड मे सिंथेसाइज एंड एक्यूमुलेट वेरियस सब्सटेंस। सिंथेसिस करेगा, एक्यूमुलेट कर रहा है, होगी वही बात लिखा है, घुमा के लिखा है, पिगमेंट का नाम है। दिस इज इंपॉर्टेंट। प्लास्टिड का जो डिफरेंशिएशन है, जो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लास्टिड है, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ पिगमेंट। तो जो उसका क्लासिफिकेशन का बेसिस हुआ वही उसका इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। दैट्स व्हाई आई से पिगमेंट, पिगमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सप्लेन और अंडरस्टैंड द प्लास्टिड। तो प्लास्टिड को डिवाइड किया गया डिफरेंट टाइप्स में, डिपेंडिंग ऑन द पिगमेंट प्रेजेंट इन देम। कौन सा पिगमेंट वहां पे प्रेजेंट है उसके बेसिस पे हम प्लास्टिड को तीन कैटेगरी, तीन क्लासेस में डिवाइड करते हैं। वन इज ल्यूकोप्लास्ट, सेकेंड वन इज क्रोमोप्लास्ट एंड थर्ड वन इज क्लोरोप्लास्ट। एक दिन मैंने और बेसिक्स में बताया था। ग्रीन है, ग्रीन ग्रीन पिगमेंट है मेजरली। देखो सारे पिगमेंट सब जगह प्रेजेंट है, मेन पिगमेंट सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन में ग्रीन है, तो वो प्लास्टिड क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट। कलरलेस है, बायोलॉजी में कलरलेस मतलब वाइट, ऑफ वाइट। क्लियर? इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो आ जाएगा ल्यूकोप्लास्ट। इनके अलावा रेस्ट ऑफ द कलर, अब आप देख लो चारों तरफ अपने वेजिटेबल और प्लांट्स को, इनके अलावा कोई भी कलर आपको दिख रहा है वो सभी कहाँ आते हैं? क्रोमोप्लास्ट में। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? एकदम अच्छे से समझो इसको। तो आप एक जब हरा मैंगो देख रहे हो, कच्चा मैंगो, कच्चा आम देखते हो पेड़ पे, तो उसमें क्या कौन सा पिगमेंट सबसे ज्यादा होगा बेटा? फटाफट बता दो। कच्चा आम देख रहे हो तो उसमें कौन सा पिगमेंट है आउटर साइड में? क्लोरोप्लास्ट। इनर साइड में? इनर साइड भी बताओ। हर जगह क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा बेटा, इनर वाला कट करते हो तो वो ग्रीन दिखता है। थोड़ा सा रुको, सोचो। ल्यूकोप्लास्ट, वेरी गुड। एंड पकने के बाद वो क्या हो गया? व्हेन राइपन हुआ, वो पका तो वो क्या हो गया? क्रोमोप्लास्ट, वेरी गुड। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट। तो आपने देखा कि एक कन्वर्जन, मैंने एक एग्जांपल से आपको कन्वर्जन बताया। नाउ कम टू टोमेटो। कच्चा टमाटर, पक्का टमाटर। कच्चा टमाटर क्या होगा? रिच इन विच पिगमेंट? क्लोरोप्लास्ट, वेरी गुड। एंड व्हेन राइपन इट कन्वर्ट्स टू क्रोमोप्लास्ट। ठीक है बच्चा, समझ में आया सबको? तो पिगमेंट जो है वो कलर भी दे रहा है, एंड पिगमेंट ही बहुत ज्यादा रेडिएशन, जो आपका लाइट का एब्जॉर्प्शन है उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये तो हो गई मैम की बातें, अब देखते हैं बुक की बातों में क्या लिखा है। हाँ, तो ल्यूकोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट होता है। अब एक और एग्जांपल थोड़ा सा रिलेट कर लो। पोटैटो, जो आलू की सब्जी खाए होगे, सबने आलू देखा होगा भाई जिंदगी में। पोटैटो क्या है? ग्रीन पोटैटो होता है, हरा। कच्चा पोटैटो हरे कलर का होता है, जैसे जैसे वो ग्रो करता है। अच्छा, पोटैटो स्टेम है या रूट है, ये बताओ तो जरा। फ्रूट है, स्टेम है, रूट है, क्या है पोटैटो?
सोहिनी स्टेम, श्रेया रूट, स्नेहा रूट, नेहल रूट, वैदेही रूट, सुभान रूट, वेरी गुड। सब तुम लोग ना जीनियर बन जाओ। स्टेम है बेटा, स्टेम। पोटैटो इज मॉडिफाइड स्टेम। क्लियर? अंडरग्राउंड स्टेम है, पढ़ाया गया होगा ये छोटे क्लास में। तो पोटैटो जब ग्रीन कलर का, जब कच्चा होता है तो भी वो ग्रीन कलर का होता है, एंड पकता है तो वो क्रोमोप्लास्ट में नहीं कन्वर्ट होता है, इट कन्वर्टेड इनटू व्हाट? फटाफट बता दो, आप सबने देखा है पोटैटो का कलर, ल्यूकोप्लास्ट। यस बेटा, स्टेम इज करेक्ट। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट में कन्वर्ट होता है। अब आ जाओ यहाँ पे, देखते हैं क्या लिखा है। ल्यूकोप्लास्ट नॉन पिगमेंटेड व्हाइट इन कलर, बता दिया मैडम ने पहले ही, है ना? मेरे बच्चे तो एकदम होशियार हैं, सब समझ गए अब क्या इसके अंदर लिखा होगा। क्लियर? एक वो होता है ना बेटा कि आपने मिक्सर जूसर में जूस निकाल के पी लिया, ठीक है? अब जूस निकाल के जब आपने पी ही लिया है तो ये किस फल का बना था, ये तो बहुत छोटी चीज हो जाएगी। क्लियर? ये कैसा है स्वाद में, ये सब बहुत छोटी बातें हो जाती है। उसी तरीके से आप इसके अंदर का कॉन्सेप्ट, इसके अंदर का कॉन्सेप्ट समझ गए तो दिस इज छोटा मोटा बातें, उनको बस पढ़ना होता है और ध्यान में रखना होता है। तो ल्यूकोप्लास्ट नॉन पिगमेंटेड व्हाइट कलर। अब मैंने बोला व्हाइट, ऑफ व्हाइट, इन सबको, अब देखो ये नॉन पिगमेंटेड नहीं है, इसका पिगमेंट का कलर ही वही है, तो ये बहुत एक्यूरेटली इसको नॉन पिगमेंटेड कहना इज नॉट करेक्ट। क्लियर? नॉट कलर्ड पिगमेंट यहाँ पे लिख लेना, तो थोड़ा सा इसको कर लेना, मतलब कोई कलर्ड पिगमेंट नहीं होता है, लेकिन ये पिगमेंट तो है ना बेटा, पिगमेंट के बेसिस पे हम डिसाइड कर रहे हैं, तो ये नॉन पिगमेंटेड को लिख लेना नॉन कलर्ड पिगमेंट, और एक्यूरेट हो जाएगा। ये बुक वगैरह में हो जाता है थोड़ा थोड़ा कहीं पे। व्हाइट इन कलर, यस, ऑफ व्हाइट, व्हाइट, ये सब क्या होगा? ल्यूकोप्लास्ट। जनरली फाउंड इन अंडरग्राउंड पार्ट्स, इंपॉर्टेंट फॉर फूड स्टोरेज। अभी ये क्या होंगे? फूड स्टोरेज के अंडरग्राउंड पार्ट्स हो गए, एंड ऑब्वियसली जो स्टोरेज है इसमें स्टार्च होगा, प्रोटीन्स होंगे, फैट होंगे, ऑयल्स, फैट। क्लियर? इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। तो अगर वो प्रोटीन को स्टोर किया होगा, अब देखो फिर से मैम थोड़ा परेशान करने वाली है, जब मैंने बोला कि ग्राम, ग्राम का सीड रिच इन प्रोटीन, ठीक है बेटा, तो उसमें एलोरोप्लास्ट ज्यादा होगा। चने का जो दाना आप स्प्राउट बनाते हो, मूंग आप स्प्राउट बनाते हो, तो आप प्रोटीन रिच स्प्राउट खाते हो, ठीक है? तो उसमें क्या है? ल्यूकोप्लास्ट कौन सा है? एल्यूरोप्लास्ट। ध्यान रखना, एल्यूरोन लेयर, एल्यूरोन लेयर होती है जो पानी को एब्जॉर्ब करती है एंड फिर वो स्वेलअप हो जाता है, तो एल्यूरोन लेयर, ठीक है, दैट इज रिलेटेड टू प्रोटीन लेयर, एंड बॉडी विच स्टोर एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन्स आर नोन एज एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूप्लास्ट, एल्यूप्लास्ट विच स्टोर फैट एंड ऑयल्स। क्लियर? एमाइलो, एमाइलम, एमाइलम तो कई बार एमाइलेज एंजाइम, एमाइलम सुना होगा, तो एमाइलम इज रिलेटेड टू स्टार्च। तो क्या क्या मिला आपको बेटा? ये बहुत, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू बनते हैं। एल्यूरोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन, एल्यूप्लास्ट स्टोर ऑयल्स, अमाइलोप्लास्ट स्टोर स्टार्च। सब फूड स्टोरेज फॉर्म हो गया। क्लियर? तो नॉन पिगमेंटेड व्हाइट इन कलर, डिफरेंट आपको फिर अंदर टाइप्स दिख गए डिफरेंट स्टोरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्रोमोप्लास्ट, पहले क्लोरोप्लास्ट। ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल इज फाउंड इन देम, क्लोरोफिल ही है जो ग्रीन रिप्रेजेंट कर रहा है उसको। फाउंड इन एरियल पार्ट, हवा, एरियल, एरियल मतलब जो ग्राउंड के ऊपर है, हवा में, ठीक है? तो आपको पता है नॉर्मल शूट सिस्टम हवा में होता है, रूट सिस्टम अंडरग्राउंड है, क्लियर? तो शूट सिस्टम में आपको क्लोरोप्लास्ट दिखेगा। इज फाउंड इन देम, फाउंड इन एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट विच आर ग्रीन इन कलर। छोटे बच्चे वाली बात लिखी है, बहुत कुछ होता है क्लोरोप्लास्ट के बारे में। चलो आप इतनी बात अभी ध्यान दो। क्रोमोप्लास्ट कलर पिगमेंट्स, ऑल कलर एक्सेप्ट ग्रीन एंड फियोप्लास्ट, एक्सेप्ट ग्रीन, यहीं पे है, सेंटेंस खत्म हो गया। ग्रीन एंड व्हाइट लिखना बेटा, इसको थोड़ा एडिट करना, ग्रीन एंड व्हाइट। फियोप्लास्ट, फियोफाइसी, एक पूरी फैमिली होती है एल्गी की। फियोफाइसी, फियो मीन्स ब्राउन, रोडो मीन्स रेड, फियो मीन्स ब्राउन, रोडो मीन्स रेड। ब्राउन पिगमेंट होगा ज्यादा तो फियोब्लास्ट उसमें ज्यादा होगा, रेड पिगमेंट होगा ज्यादा तो रोडोप्लास्ट ज्यादा होगा, ठीक है? रेड एल्गी, रेड ब्लूम, आपने सुना होगा कि अगर वाटर बॉडीज में एकदम रेड कलर का अपीयरेंस आ जा रहा है, रेड ब्लूम हो गया, तो दैट इज बिकॉज ऑफ रेड एल्गी।
तो उसमें क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट होगा रेड कलर। फाउंड इन फ्लावर फ्रूट लीव्स। अब आप देख रहे हो ये आपको कलर, कहीं कहीं पे लीफ आपको जरूरी नहीं है ग्रीन कलर की दिखे, लीफ आपको शेडेड कलर की भी आपने देखा होगा, डेकोरेटेड लीफ, यहाँ पे कुछ और पिगमेंट से दिखेंगे, कुछ पैचेस से दिखेंगे। देखते हो ये ऐसी लीफ वगैरह देखी है, येलो येलो डॉट है, रेड कलर की, उस पे कुछ स्ट्रक्चर है। तो वो जहां पे भी कलर आ गया दैट इज क्रोमोप्लास्ट। ओके बच्चा, इज इट क्लियर? कोई भूलेगा ये सब? फटाफट रिप्लाई करो, इज इट क्लियर तो वाई, नहीं क्लियर तो एन। प्रकृति, प्रमेश, समझ में आ रहा है? प्रमेश समझ में आ रहा है? यस और नो लिखो बेटा। यस यस यस। अरे यार बच्चा, सब कुछ समझ में आता जाएगा तुम लोग को तो फिर कैसे पढ़ाऊंगी? कभी तो नो लिखा करो, सब समझ में आ जाता है। गुड, वेरी गुड। ऐसे ही क्या होगा, आप समझते समझते चलोगे और एक दिन आप समझ के कुछ नई चीज इन्वेंट करने लायक रिसर्चर हो जाओगे, साइंटिस्ट हो जाओगे। ठीक है, जिसको पहले की सारी चीजें समझ में आ जाती है वो आगे जाके कुछ नया इन्वेंट कर देते हैं। फिर ऐसे ही आपका नाम आएगा, उसको आगे वाले बच्चे फिर श्रद्धांजलि दिया करें। चलो अच्छी बात है, समझ में आना चाहिए। कॉन्सेप्ट बहुत मजा आता है पढ़ने में, पढ़ना बहुत अच्छे से चाहिए। पढ़ने के लिए आपको सब कुछ एकदम जब क्रिस्टल क्लियर होता है तो आपको कितनी भी नॉलेज दे दो। देखो बेटा, यूनिवर्सली सबका 250 ग्राम का, 200-250 ग्राम का ब्रेन है, कोई बड़ी बात नहीं है, सबके पास एक ही साइज का ब्रेन है। क्लियर? इस 250 ग्राम के ब्रेन में जितनी अच्छी बात ऐड करोगे, ब्रेन के पास कैपेसिटी बहुत है, जितनी आप नॉलेज ऐड कर लो ये ले लेगा, एब्जॉर्ब कर देगा। बुरी चीजें ऐड करोगे उसको भी ले लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। क्लियर? तो हम इसमें अच्छे से ऐड करना चाहते हैं, हमने अच्छे से ऐड करना चाहा, तुमने अच्छे से ऐड करा लिया चीजों को, तो वो चीजें कहीं इससे जाएंगी ही नहीं। ये ब्रेन बड़ा लॉयल है। ब्रेन हुआ, हार्ट हुआ। हार्ट देखो, जब से आप पैदा भी नहीं हुए हो, आप मदर वॉर्म में रहे होगे, तब से ही हार्ट धड़क रहा है, दिल आपका धड़क रहा है, और आखिरी दिन तक, आखिरी पल तक धड़कता रहेगा। दिल का रुकना ही है कि इंसान खत्म। तो कितने लॉयल ऑर्गन्स है ना, ये वाइटल ऑर्गन है एकदम। ये कभी भी आराम नहीं करते, आप सो जाओगे। ब्रेन थोड़ा एक्टिविटी डाउन कर सकता है, लेकिन हार्ट लंग्स ऐसे हैं दो फंक्शनल की, इनका फंक्शन रुक नहीं सकता है। स्टमक, आपने खाना नहीं खाया तो स्टमक ठीक है, थोड़ा आराम कर रहा है, हार्ट कभी नहीं रुकेगा। उसी तरीके से आपको भी कभी नहीं रुकना है, पढ़ते पढ़ते अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ते जाए। अब यहाँ पे कुछ लिखा है, देख लेते हैं। ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स द कलर चेंजेस फ्रॉम ग्रीन टू येलो और रेडिश बिकॉज ऑफ द डीजनरेशन ऑफ क्लोरोफिल एंड द मास कैरोटीन पिगमेंट टेक ओवर। कैरोटीन का आपने बहुत पढ़ा होगा, बीटा कैरोटीन किसमें होता है बेटा? कैरेट में। कैरेट से कैरोटीन सबको पता होता है ये बात। तो दीज आर द सोर्स। वो कैसा है, रेड कलर का दिखने लगता है ना कैरेट। तो ये आपको सबको समझ में आ गया होगा, ये नॉलेज बूस्टर। इसमें क्या लिख दिया? इसमें यही तो लिख दिया कि क्लोरोप्लास्ट कन्वर्टेड इनटू क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट कन्वर्टेड इनटू क्रोमोप्लास्ट। एनी डाउट? और वो पिगमेंट का नाम दे दिया कैरोटीन, कलर्ड पिगमेंट। एक कलर्ड पिगमेंट का यहाँ पे नेम दिया है कैरोटीन। चलो क्लियर है सबको? अब आगे बढ़। क्लोरोप्लास्ट, इट इज अ डबल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन में पढ़ी रहे हम लोग। डिस्क्वाइडल स्ट्रक्चर, डिस्क शेप स्ट्रक्चर, मतलब डिस्क। ओके, फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। ऑब्वियसली। अब तुम्हें एक मजेदार बात बताए साइंस की, रिसर्च की। साइंस में रिसर्च चल रहा है अभी, जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज करके, कि हम ह्यूमन बींग्स में इनको ऐड कर, ह्यूमन बींग के अंदर ये मॉलिक्यूल, मतलब क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर को बनाने वाले जीन ऐड करते हैं। सब कुछ जीन से ही होता है बेटा, डीएनए से, मैंने बताया वो बॉस है। क्लोरोप्लास्ट बनाने वाले अगर डीएनए ऐड हो जाए हमारे अंदर, तो वी कैन डू फोटोसिंथेसिस। खाने पीने की झंझट खत्म हो जाए, मम्मी लोग की प्रॉब्लम खत्म हो जाए, फटाफट बच्चों को क्या बोलेंगी, भूख लग गई है, जाओ थोड़ा सा धूप में खड़े हो जाओ। ठीक है, आधे घंटे धूप में खड़े होके बच्चा आया, बोला मम्मी हाँ पेट भर गया, अब पढ़ाई करने लगा। ठीक है, तो दिस इज अ काइंड ऑफ जोक, लेकिन रियल में एक्चुअली साइंटिस्ट और इंसान थोड़ा सा इतना सेल्फिश हो चुका है ना, कि नेचुरल रिसोर्सेज को पर्टिकुलर यूज करता जा रहा है, और नेचुरल रिसोर्स खत्म हो जाएंगे ये भी उसको पता है।
लेकिन अपनी जनरेशन को बचाने के लिए कोई मंगल पे जाने की तैयारी करा रहा है, कोई लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि हम इस तरीके से, क्योंकि सूरज की रोशनी अभी नहीं खत्म होने वाली, तो वी कैन सिंथेसाइज फूड। अगर एक ऐसी मैकेनिज्म है धरती पे जिससे फूड सिंथेसिस होता है सिर्फ सोर्स ऑफ एनर्जी से, तो आप क्लोरोप्लास्ट को इंट्रोड्यूस कर दो ह्यूमन बींग में, एनिमल सेल में मतलब, तो सभी एनिमल्स भी क्या करने लगेंगे, फोटोसिंथेसिस करने लगेंगे। बस ये यहीं पे सुन के यहीं पे बंद कर देना, बाहर जाके किसी को मत बोलना, नहीं तो सब कहेंगे मैम पागलपंती वाली चीज बता। ठीक है, तो अभी क्लोरोप्लास्ट पे वापस आते हैं। इट इज अ डबल मेम्ब्रेनस डिस्क्वाइडल स्ट्रक्चर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। Chloroplast was discovered by Antony von Leeuwenhoek, who is the father of microbiology, and named by Schimper. शिम्पर ने क्लोरोप्लास्ट का नाम दिया, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने डिस्कवर्ड किया था। अगेन द रीजन इज इट इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल ऑफ प्लांट सेल, एंड एंटोनी वॉन लीवेनहॉक के पास ओन मेड माइक्रोस्कोप था। तब तक मार्केट में माइक्रोस्कोप नहीं आया था, वो खुद एक लेंस के कॉम्बिनेशन से उन्होंने माइक्रोस्कोप बना रखा था। उसी माइक्रोस्कोप से वो बहुत सी छोटी छोटी चीजों को देखे, और इसलिए उनको पापा ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता, ठीक है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला। Besides being discoidal or rhombic in plant cells, they occur in variable shapes like in algae they can U-shaped, ठीक है, इस तरीके से डिस्क हो गया। जैसे आपने क्लेमाइडोमोनास सुना हो, तो क्लेमाइडोमोनास में ऐसे होता है सी शेप, क्लियर, अलग अलग शेप के, कप शेप का, इस तरीके से कप शेप का, ये सी को ऐसे कर कप शेप का, वहां पे आपको क्लोरोप्लास्ट दिखेगा। स्पाइरल हो सकता है, स्पाइरुलिना में स्पाइरल होता है, क्लियर, स्पाइरोगायरा में स्पाइरल होता है, कॉइल्ड हो सकता है, रिबन शेप का यूलोथ्रिक्स में रिबन शेप होता है। तो सारे एल्गी वेल्गी जब पढ़ोगे तब तुम लोग वहां पे देखोगे, क्योंकि एल्गी का जो क्लासिफिकेशन है ना, दैट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द पिगमेंट, क्लियर, पिगमेंट कौन सा प्रेजेंट है उसके बेसिस पे क्लासिफाई किया है। तो क्या क्या समझ में आया अभी कि क्लोरोप्लास्ट हम लोग देख रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट डिस्कवर्ड हुआ है, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने डिस्कवर किया था, फर्स्ट टाइम देखा था। इट इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल ऑफ प्लांट सेल, एंड देन नेम्ड बाय शिम्फर। फिर हमने देखा कि क्लोरोप्लास्ट का जो एक शेप दिया हुआ है दैट इज की डिस्क्वाइडल शेप होगा, लेकिन वेरिएशन है बहुत, और उस वेरिएशन पे कुछ कुछ तो ऑर्गेनिज्म के नेम भी हैं। जैसे मैंने बोला स्पाइरोगायरा एल्गी, स्पाइरोगायरा एल्गी में स्पाइरो इज रिलेटेड टू स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट, शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज स्पाइरल, ठीक है बच्चा। तो अभी इतनी सी बात यहाँ पे ध्यान रखो, तो डिफरेंट डिफरेंट शेप हो सकते हैं उसके। नाउ एक जनरल स्ट्रक्चर जो छोटी क्लास में भी देखा होगा, प्लास्टिड का, क्लियर, या क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि हम ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट के स्ट्रक्चर नहीं पढ़ते हैं, तो कहीं पे इसको प्लास्टिड भी लिखा रहता है, एंड मोर एक्यूरेट इज क्लोरोप्लास्ट। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, कुछ चीजें हम बोल रहे हैं एकदम अच्छे से। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, यस, डबल मेम्ब्रेन दिख गया सबको। फर्स्ट इज आउटर मेम्ब्रेन, बाहर होगा आउटर मेम्ब्रेन, इनर इज इनर मेम्ब्रेन, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। दोनों के बीच में स्पेस है, तो थर्ड लेबलिंग इज फ्लूइड फिल्ड स्पेस, ये एरो थोड़ा यहाँ तक होना चाहिए था, फ्लूइड फिल्ड स्पेस। अरे बेटा देखो, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन दोनों के बीच में गैप है, इसमें क्या है, हर जगह पानी है, फ्लूइड, क्लियर। फिर आ जाओ, अब डबल मेम्ब्रेन है, तो डबल मेम्ब्रेन ने जिसको कवर कर रखा है, जिसको कवर कर रखा है, जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, वैसे क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रोमा, ध्यान रखना, मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स बोलते हैं, यहाँ पे स्ट्रोमा बोलते हैं, क्लियर। तो बाउंड्री से जो कवर्ड फील्ड है, एक तरीके से अगर हम बोले ये प्लेइंग ग्राउंड, प्ले ग्राउंड है, तो जो ग्राउंड है बाउंड्री से कवर्ड, वो क्या हो गया आपका, स्ट्रोमा। नाउ इनर मेम्ब्रेन से ही ये डिस्क्वाइडल स्ट्रक्चर बनता है, जिसको बोलते हैं ग्रेना, कहीं लिखा होगा क्या है, ग्रेनम, चलो ठीक है, पूरी यूनिट को बोलते हैं ग्रेनम, और एक सिंगल को बोलते हैं ग्रेनम। कहीं तुम्हें दिख जाएगा कि ग्रेनम बोलते हैं एक सिंगल को, और पूरी यूनिट को ग्रेनम बोलते हैं, पता नहीं क्या ही कंफ्यूजन है इसमें। तो ग्रेनम एक स्टॉक हो गया पूरा, आपको इसको ग्रेनम बोलते हैं। अब ये इंटरकनेक्टेड है, तो आप इसको समझ लो, दिस इज अगेन लैमेले,
लैमेली मैंने बताया था, रिबन लाइक स्ट्रक्चर जो होगी वो लैमेली होगी। एक को बोलते हैं थाइलेक्वाइड, कहीं लिखा होगा ये भी, ठीक है, थाइलेक्वाइड। कनेक्टेड लैमेले, देखो सब लिखा हुआ है अच्छे अच्छे से, क्लियर। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो डीएनए, तो ये होना चाहिए, तो 3 तक आ गए थे हम लोग, फ्लूइड स्पेस। 4 हो गया स्ट्रोमा। 5 लिखो आप, लूप ऑफ डीएनए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, डबल मेम्ब्रेन याद रखने के लिए आपको समझना है। फिर जो मेन स्ट्रक्चर जहाँ पे फंक्शन होता है दैट इज थाइलेक्वाइड। ग्रुप ऑफ थाइलेक्वाइड फॉर्म्स ग्रैनम, ग्रैना, ग्रैना थाइलेक्वाइड से बना हुआ स्ट्रक्चर ग्रैनम। दो ग्रैनम को जोड़ने वाला स्ट्रक्चर बिटवीन द टू ग्रैनम इज नोन एज इंटर थाइलेक्वाइड। लैमेली भी बोलते हैं उसको, और सिंपल आप लैमेली ध्यान रखो तो भी, ठीक है। दो के बीच में इंटर, क्लियर बच्चा। और बॉडी हो गई स्ट्रोमा, तो 5 यहाँ। 6 लिखो आप ग्रैनम, 7 लिखो आप थाइलेक्वाइड, एंड 8 लिखो लैमेली। इतनी लेवलिंग इंपॉर्टेंट। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, तो स्टार्च के ग्रेन फॉर्म हो रहा है, लिपिड के ग्लोब्यूल दिख रहा है आपको। इज इट क्लियर बेटा? क्लियर है बेटा? और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी अपना राइबोसोम होता है। एक दिन मैंने आपको बताया था सेल विद इन सेल थ्योरी, ठीक है, सेल विद इन सेल। प्रोकैरियोट यूकैरियोट के अंदर आ गए इवोल्यूशन में और काम करने लगे, इसलिए इनके पास अपना डीएनए और अपना राइबोसोम दिखता है, ठीक है। तो उसमें आपको डीएनए दिखेगा एंड राइबोसोम दिखेगा, और राइबोसोम की प्रॉपर्टी हो जाती है कि ये 70s है, 70s राइबोसोम। तो जब 70s राइबोसोम है दैट इज द फीचर ऑफ प्रोकैरियोट। और ऐसा ही राइबोसोम आपको क्लोरोप्लास्ट के अंदर और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दिखता है, दैट्स व्हाई वी से इट इज ग्लोब्यूल। ग्लोब्यूल मीन्स अगेन यू कैन रिलेट इट अ वेसिकल, ठीक है, एक बूंद, एक स्ट्रक्चर जिसके अंदर लिपिड। ग्लोबुलर, सर्कुलर, स्फेरिकल, किसी भी चीज से समझ। ग्लोबुलर प्रोटीन मतलब स्फेरिकल प्रोटीन, ग्लोबुलर लिपिड मतलब स्फेरिकल लिपिड। तो वो प्रोकैरियोट यूकैरियोट के साथ सिम्बियोटिक एसोसिएशन में आ गया, और फिर वो यूकैरियोट बन गया, धीरे धीरे एक यूकैरियोटिक सेल बन गई। तो उसी का इंडिकेशन है कि इसके अंदर डीएनए और राइबोसोम हो। ओके, तो 7 8 तक यहाँ गए थे, 9 पे लिख लो आप राइबोसोम। आगे बढ़ते हैं और यहीं पे एंड कर देंगे आज का लेक्चर। कोई क्वेरी होगी तो पूछना। तो ईच क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, ग्रेना, एक क्या हो गया ग्रेना, मेन पार्ट, ठीक है, ये वाला ग्रेना। इट कंस्टिट्यूट द लैमेलर सिस्टम। लैमेलर सिस्टम समझ में आ रहा है आपको? पूरा वो एक दूसरे से एसोसिएटेड है, फैला हुआ है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एस? राइबोसोम वाला। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। दो फुल फॉर्म है इसके। स्वेडबर्ग साइंटिस्ट थे, तो स्वेडबर्ग यूनिट भी बोलते हैं एंड सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट भी बोलते हैं। दैट इज द कि एक आप मशीन यूज कर रहे हो, उसमें वो कितनी जल्दी सेडिमेंट होता है, क्या उसकी रीडिंग आती है, उसके बेसिस पे आप उसको सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट देते हो। तो 70s होता है प्रोकैरियोट का, 80s होता है यूकैरियोट का। अभी राइबोसोम आएगा बेटा, तब इसको डिटेल में बताएं, नोट डाउन कर लेना अगर पूछ रहे हो। नाउ ग्रेना, इट कंस्टिट्यूट द लैमेलर सिस्टम, पूरा जो फैला हुआ लैमेलर सिस्टम है उसको ये बना रहा है। These are found layered on top of each other. These stacks are called grana. ठीक है। Each granum of the chloroplast is formed by superimposed closed compartment called thylakoid. एक पूरा आपका उसमें स्ट्रक्चर, धसे हुए पूरे स्ट्रक्चर है, clear? That is thylakoid, and that is the main site for the photosynthesis. In each thylakoid, quantasomes are present, which are called as photosynthetic unit. तो आप एक फ्लो चार्ट यहाँ पे बना लो। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रैनम, ग्रैनम, ग्रैनम के अंदर ग्रैना, मतलब एक एक पॉइंट हम अंदर आ रहे हैं बेटा, आप समझो। ग्रैना, एंड देन ग्रैना के अंदर
थाइलेक्वाइड, थाइलेक्वाइड के अंदर है क्वांटासोम, क्लियर। क्वांटासोम के अंदर कहीं जाके आपके प्रेजेंट है क्लोरोफिल। ये फ्लो चार्ट नोट डाउन कर लेना बेटा। और ये होते हैं 230, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। 230 मॉलिक्यूल्स, इसमें क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है, 170 क्लोरोफिल ए एंड 50 मॉलिक्यूल क्लोरोफिल बी। ठीक है, तो 3:1 का रेशियो होता है। इतनी इंफॉर्मेशन नोट कर लो, बाकी टाटा बाय बाय, कल देखेंगे। अब देखो ये मैं क्यों दे देती हूँ ना, तुम लोग को कुछ ऐसा मैं बेसिक्स पढ़ाना चाहती हूँ बेटा कि कहीं पे भी जाओ ये बहुत काम आएगा। अगर तुम्हारी ये फ्लो चार्ट दिमाग में बैठ गया ना, तो भाई फोटोसिंथेसिस की एक एक लोकेशन तुम्हें समझ में आएगी। आज तक पढ़े होगे तो कभी लोकेशन वाइज रट लिया होगा, समझ लिया, समझ में नहीं आया होगा कि एक स्ट्रक्चर के अंदर अलग अलग जगह पे कैसे प्रोसेस हो रही है और वो स्ट्रक्चर कैसा है। तो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन सब हो गया। स्ट्रोमा में बने हुए ग्रेनम है, ग्रेनम का एक पोर्शन ग्रेना है, ग्रेना में थाइलेक्वाइड है, थाइलेक्वाइड में क्वांटासोम है, क्वांटासोम में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं, और वो एक क्वांटासोम के अंदर 230 आया हुआ लिखा भी है, तुम्हारे नोट्स में भी है। ईच क्वांटासोम possess 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, एंड उस 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में क्लोरोफिल ए है एंड क्लोरोफिल बी है। क्लियर। ग्रीन पिगमेंट जो लाइट को एब्सॉर्ब करे। In each thylakoid, quantasomes are present, which are called as photosynthetic unit. Each quantasome possesses 230 chlorophyll molecules. सबने बना लिया चार्ट। क्लोरोप्लास्ट, ग्रैनम, ग्रैना, थाइलेक्वाइड, क्वांटासोम, क्लोरोफिल। ठीक है बेटा, यहीं पे आज एंड करते हैं। कोई क्वेरी यहाँ पे, फिर फंक्शन देखेंगे, फिर स्ट्रोमा देखेंगे, एंड देन माइटोकॉन्ड्रिया पे आ जाएंगे। ठीक है, अब ये एक आपको इमेज मैंने लगाई है, देखो अब बड़ी प्यारी सी इमेज है। ट्रांसपेरेंट होती है इसकी दोनों लेयर। ट्रांसपेरेंट क्यों चाहिए? हर चीज की वजह है बेटा। लाइट अंदर जाएगी कैसे अगर हम इसको ओपैक कर देंगे? ये ट्रांसपेरेंट नहीं होती तो लाइट यहाँ तक जाएगी कैसे? कैसे फोटोसिंथेसिस हो? ठीक है, दैट्स वाई इसको ट्रांसपेरेंट रखा, नेचर ने इसको ट्रांसपेरेंट रखा। चलो, एनी क्वेरी बेटा, कल करेंगे इस पे आगे बात। वेलकम बेटा, समझ में आया ना अच्छे से? समृद्धि, स्नेहा, सिद्धि, श्रेया, श्रेया, शुभम, तन्वी, उर्वी, वेदांत, प्रकृति, रमेश। रमेश रिप्लाई करो बेटा, आपको समझ में आया? वेरी गुड, गुड। इसको अच्छे से रिवाइज करना और संडे एंजॉय करना। पूरा कंटेंट एक बार जितना फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो आपको पढ़ाया गया उसको रिवाइज कर। और मैथ्स इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, मैथ्स इज बैकबोन। मैं हमेशा बोलती हूँ सभी चीजें आपके एक जुड़ के कुछ बनाएंगे, तो मैथ्स से भागना नहीं। मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आप पढ़ो, उसको खूब सॉल्व किया करो, प्रैक्टिस किया करो, भागना नहीं उससे। ठीक है, जिनको आगे बायो पढ़ना है उनके लिए बोल रही हूँ, बाकी इंजीनियरिंग वाले तो नहीं भागे। चलो, बाय बाय बेटा, टेक केयर, गुड डे। संडे भी इंजॉय करना, सब रिवाइज करना, हेल्थ का ध्यान रखो, अच्छे से रहो। बाय।